Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 4 क्वांटम नंबर्स हैं और इन क्वांटम नंबर्स को श्रोडिंगर ने पेश किया था। हमारे पास कैसे कह सकते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स are 4 numerical values which explain the exact location of electron. और इसको श्रोडिंगर ने दिया था। It is given by श्रोडिंगर। टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द एग्जैक्ट लोकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर को हम बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी एक इंसान का जो एड्रेस होता है, तो एड्रेस जब हम लोगों को चाहिए होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, उसकी कंट्री का हम लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर कंट्री के अंदर जो होता है हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है। सिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉलोनी, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो किस स्ट्रीट में रहता है, और फिर उसके हाउस नंबर होता है। तो जिस तरह से किसी भी इंसान को इन 4 चीजों से उसके एड्रेस को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, तो क्वांटम नंबर्स भी हमारे पास 4 हैं जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो उसको बोलते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वाड्रेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो होता है वो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब हम लोग 1 बाय 1 इन चारों क्वांटम नंबर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाजमन इसमें से या लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ये पेपर में आ जाता है। पहला क्वांटम नंबर हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में ऑर्बिट का नंबर होता है जो कि बोहर्स ने दिया था। बोहर्स ने उसको शेल नंबर बोला था, ऑर्बिट नंबर बोला था, ठीक है। तो ऑर्बिट के नंबर को जो नंबर रिप्रेजेंट करता है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट एक्सप्लेन द प्रेजेंस और पोजीशन of electron in an orbit। इसका कंसेप्ट बोहर ने भी दिया था कि ऑर्बिट, इसको हम शेल भी कहते हैं और इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है n से। इट इज डिनोटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। बोहर ने इस चीज को बताया था। इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन।
its value is नॉन जीरो नंबर, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब कि n इज इक्वल टू हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता। 1 2 3 4 सो ऑन। और इसके नेम क्या होते हैं हमारे पास? K L M N एंड सो ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 है तो नेम ऑफ शेल क्या होगा हमारे पास? n इज इक्वल टू 1 है तो मतलब वो k शेल है, n इज इक्वल टू 2 है तो वो l शेल है, 3 है तो वो m शेल है, और 4 है तो वो n शेल है। ठीक है। अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो हम लोग एक फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था? वी कैन कैलकुलेट maximum number of electrons in shell by 2 and 2। तो कौन से फार्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 2 and 2। तो हमारे पास क्या होगा? जब पहला शेल होगा तो 2 n की जगह आ जाएगा 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास कितने शेल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पहले शेल में? 2। जब n इक्वल टू 2 है, यानी कि सेकंड शेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे? n की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब थर्ड शेल है, यानी कि m शेल है, तो हम लोग n की जगह पे 3 पुट करेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे तीसरे शेल में। और इसी तरह से जब चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद हमने मालूम करनी होगी तो हम 4 पुट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेम ऑफ शेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। देखें हमारे पास ऑर्बिट क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके गिर्द ये जो शेल से ये जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसका जिक्र बोहर ने किया था, उनको शेल्स बोलते हैं। ठीक है। और उसी शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया था। ये पहला शेल होता है तो इसको हम बोलते हैं ये K है। दूसरा शेल है तो उसके लिए L का नाम यूज होता है। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड शेल होगा तो उसको M नाम देंगे। तो देखें ये शेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये हमें दिखा रहा है कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के साइज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर tells about size of atom। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसके जानिब मूव करते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर होता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर असल में जो ऑर्बिट्स हैं उनकी फर्दर डिवीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि बोहर्स के डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब एटम को के स्पेक्ट्रम को हम लोग स्टडी करते थे हाई रेजोल्यूशन पावर में, तो
जो ऑर्बिट्स हैं यानी कि जो लाइंस थी वो फर्दर लाइंस में क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। बोहर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो लाइंस किस वजह से हम लोगों को नजर आ रही है। असल में होता ये है कि जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, वो असल में फर्दर डिवाइड हुए होते हैं अपने सब शेल्स में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक रोड है, वो रोड उस रोड को हम लोग फर्दर डिवाइड किया होता है लेन्स के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ स्पीड की गाड़ियां जो होती हैं, वो व्हीकल्स होती हैं, वो मूव कर रही होती हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? इट describe the presence of subshell or sub energy levels in shells। शेल्स और ऑर्बिट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं सब शेल्स में या सब एनर्जी लेवल पे। अब azimuthal quantum number, it is denoted by L। स्मॉल l से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 लेस होती है। क्या मतलब हुआ इसका कि इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 सो ऑन था, जबकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, सब शेल्स ऑर्बिट्स के अंदर, ये टोटल 4 तरह के होते हैं। These further divided shells or orbits are of 4 types। कौन कौन से होते हैं ये? S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। इनमें मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? वो होता है 2 इंटू 2L प्लस 1। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि S, P, D, F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। अब हम लोग हर सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं किस फार्मूले से? 2 इंटू 2L प्लस 2 के फार्मूले से। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि पहला शेल है, ठीक है, शेल यहाँ पर कौन सा होगा? हम K शेल की बात कर रहे हैं, तो L उस टाइम पे हमारे पास L की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि L की पहली वैल्यू 0 है, तो सब शेल होगा S। और अब हम लोग फार्मूले में क्या करते हैं? n इज इक्वल n की जगह L की जगह पे L की वैल्यू को पुट करेंगे, पहली वैल्यू को 2 इंटू 2, L कौन सा है? L की वैल्यू 0 है, इंटू 0 किया प्लस 1 किया, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि L शेल है हमारे पास, उस टाइम पे L की वैल्यू जो होती है वो अब 1 है। S के बाद हमारे पास जो सब शेल होता है वो P होता है। जब L इज इक्वल टू 1 होता है तो मतलब P सब शेल की बात हो रही है। तो
अब हम लोग एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट करेंगे, 1 है प्लस 1, तो हमारे पास पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब हमारे पास थर्ड शेल है एम, एल की वैल्यू उस टाइम पे 2 होगी, ठीक है। सब शेल उस टाइम हम लोग डी होगा, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देख लेते हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो L इज इक्वल टू 2 है, L की जगह पे 2 की वैल्यू पुट की प्लस 1, तो टोटल हमारे पास D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम लोग चौथा शेल लें N, तो L की वैल्यू उस टाइम पे 3 होगी, और ये कौन से सब शेल की अभी बात हो रही है, F की बात हो रही है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने वाले फार्मूले में L की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 है, 3 पुट किया तो हमारे पास टोटल 14 आया, मतलब कि F जो सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हर क्वांटम नंबर अपने अगले क्वांटम नंबर से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हम लोगों को रिलेशनशिप उसका देखना पड़ेगा और टेबल की शक्ल में हम उसको स्टडी करेंगे, जो कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हम लोगों ने देखना है कि जो शेल है और जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है यानी कि सब शेल है, उनका क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि किस शेल में कितने सब शेल मौजूद होते हैं, ये फाइंड आउट हम लोग करेंगे। जब हमारे पास पहला शेल होता है यानी कि n इज इक्वल टू 1 होता है, तो शेल का नेम होता है k। उस टाइम पे l की वैल्यू होती है 0, ठीक है। 0 का मतलब है कि हमारे पास जो k शेल है वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हुआ, 0 डिवीजन है उसकी, ठीक है। तो हमारे उस टाइम पे हमारे पास जो सब शेल है उसको हम S नाम देंगे, ठीक। और S का की जो शेप होती है वो होती है सर्कल शेप में होता है, सर्कुलर होता है ये, ठीक। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है तो शेल उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, L। तो L नंबर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो सेकेंड शेल है वो कितने सब शेल में डिवाइडेड हुआ है। वो 2 सब शेल में, सेकेंड सब शेल 2 सब शेल्स में डिवाइडेड हुआ है, यानी कि अब हम ये 0 भी शामिल होगा इसमें और इसमें 1 भी शामिल होगा। मीन सेकेंड शेल की के अंदर 2 सब शेल मौजूद है। कौन कौन से, 0 है तो S और 1 भी है उसमें, तो मतलब P। जो हमारे पास P सब शेल होता है वो होता है डंबल शेप का। डंबल शेप इस शेप को बोलते हैं, इस शेप का होता है हमारे पास। जब हमारे पास n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, यानी कि थर्ड शेल की मैं बात कर रही हूँ, m शेल की बात हो रही है, तो उस टाइम पे l की वैल्यूज अब 3 हो जाएंगी, यानी कि जो हमारे पास m शेल है उसके अंदर 3 सब शेल मौजूद होते हैं। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। 3 वैल्यूज मौजूद है, इसकी 2 वैल्यूज मौजूद थी और इसकी 0 है, नो डिवीजन यानी कि। तो 3 सब शेल्स में डिवाइडेड है m शेल। कौन कौन सा सब शेल है, नेम उसका S होगा, 1 है तो P है और 2 है तो D है, ठीक। अब हमारे पास जो D सब शेल होता है वो डंबल शेप का होता है। उसकी शेप कुछ ऐसी होती है।
डबल शेप का। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, फोर्थ शेल है, नाम उसका क्या होगा, एन। तो फोर्थ शेल है तो 4 ही उसके अंदर डिविजन्स होंगी। 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, दोबारा पीछे से 1 0 1 2 3, 4 उसके अंदर डिविजन्स हैं, यानी कि 4 सबशेल्स हैं। सबशेल्स के नेम क्या होंगे, एस पी जी एंड एफ। ठीक, और ये जो हमारे पास एफ सबशेल होता है, इसकी शेप कॉम्प्लेक्स शेप होती है, अभी तक डिटरमिन नहीं हुई। ठीक, अब हमारे पास पहले शेल में, इसका मतलब है एक ही सब शेल है, क्योंकि उसकी डिवीजन 0 शो हो रही है, और वो सब शेल का नेम क्या है, एस। तो इसके पीछे ये जो 1 लिखा हुआ हमें नजर आता है, ये 1 जो होता है ये शेल के नंबर को शो करता है, और एस जो है वो हमारे पास एल को शो करता है, यानी कि एजीम्यूथल को। इसके साथ तीन हमारे पास 2 सब शेल है सेकंड शेल में, तो एस के साथ भी 2 लिखेंगे और पी के साथ भी 2। 3 के जितने भी सब शेल हैं उनके साथ पीछे 3 लिखा हुआ नजर आता है हम लोगों को, और 4 शेल के जितने भी सब शेल हैं, 4 सब शेल होते हैं, उनके पीछे 4 लिखते हैं, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी कि शेल के नंबर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप पाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हम मूव करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जाने। थर्ड क्वांटम नंबर हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन से नंबर को एक्सप्लेन करता है, हम लोग जब स्पेक्ट्रल लाइंस को अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे होते हैं, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट आपको याद होगा। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट में क्या हुआ था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, जो फाइन लाइंस थी, वो फर्दर स्प्लिट हो गई थी। उसकी जो स्प्लिटिंग, जो कि बोह्स एक्सप्लेन नहीं कर सका था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उन फर्दर डिविजन्स को एक्सप्लेन करता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्दर क्यों डिवाइड हो जाती हैं। असल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कर रही होती हैं। तो अंडर द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फर्दर जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी 3D मूवमेंट को शो करना शुरू कर देते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो कर रहा है 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It describes the 3D movement of electrons under magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में असल में जो SPDF है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं अपने ऑर्बिटल्स में। वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्लस और माइनस दोनों नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इट्स वैल्यू यानी कि m इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस l के इक्वल होता है।
क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे पास L इज इक्वल टू क्या है 0 है तो उस टाइम पे M किसके बराबर होगा, वो भी 0 के बराबर होगा। अब 0 क्योंकि प्लस माइनस में नहीं होता इसलिए ये सिर्फ 0 के बराबर होगा। जो ये शो कर रहा है कि जब हमारे पास L इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम पे जो सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि S जो ऑर्बिट इस टाइम पे 0 कौन सा सब शेल होता है, S सब शेल होता है ना, और S सब शेल की शेप जो थी वो सर्कल थी। जो सर्कुलर शेप होती है वो अंडर द फील्ड ऑफ मैग्नेट जो फर्दर अपने आप को डिवाइड नहीं करती क्योंकि वो बड़ी एक कांस्टेंट शेप होती है, बड़ी एक परमानेंट शेप होती है, तो उसकी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लिहाजा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहाँ पर 0 शो कर रहा है, मतलब नो फर्दर डिवीजन। L इज इक्वल टू अगर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है किसको, P को, P सब शेल को। उस टाइम पे M की वैल्यू क्या होगी, -1 टू +1, यानी कितनी वैल्यूज होगी, -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज होगी हमारे पास। ये 3 वैल्यूज क्या शो कर रही है कि हमारे जो P सब शेल होता है वो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। जब हमारे पास L की वैल्यू होती है 2, B सब शेल 2 जो है वो D को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम M की वैल्यू क्या होगी, -2 है ना, तो -2 टू +2 होगी। टोटल कितनी वैल्यूज बनेंगी देखें, -2 -1 0 +1 +2, तो ये टोटल 5 वैल्यूज बन रही है, ठीक है। जब हमारे पास L इज इक्वल टू 3 होता है तो F सब शेल है उस टाइम पे, तो उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 टू +3 होगी। टोटल कितनी वैल्यूज बनेगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज असल में हम लोगों को ऑर्बिटल्स का नंबर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 मतलब कोई ऑर्बिटल फर्दर जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पर P के केस में 3 वैल्यूज आई थी, मतलब P जो होता है वो फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में डीजनरेट होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन द केस ऑफ D कितनी वैल्यूज आ रही है, 5 वैल्यूज आ रही हैं, जो बताता है कि D जो है वो अंडर मैग्नेटिक फील्ड फर्दर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स में टूट जाता है। और इसी तरह से जो F है उसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो -3 से +3 होगा, तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितनी बनती है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल 7 वैल्यूज बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 वैल्यूज हमें ये बता रही हैं कि जो F सब शेल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के असर के अंदर फर्दर 7 ऑर्बिटल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो M की वैल्यू जो होती है वो L की वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन प्लस माइनस वैल्यूज के साथ होती है, ठीक। अब ये बात याद रखनी है कि हर एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखें M 0 है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो S है जिसकी M की वैल्यू 0 है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहां पर हमारे पास क्या है 1 2 3 वैल्यूज जनरेट हो रही है, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर टोटल 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 5 का
हर एक के अंदर 2 आ सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर इन द केस ऑफ एफ जो है, जो कि फर्दर 7 वैल्यूज दे रहा है, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स दे रहा है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल पीछे जो हम लोगों ने एल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, उनको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक फुल टेबल की शक्ल में क्या देख लेते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के रिलेशनशिप को इकट्ठे एक समरी के शक्ल में देख लेते हैं। हम लोगों ने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो टेबल एक मैं ड्रॉ करूंगी, जिसमें से हाफ टेबल पीछे एजीमुथल के केस में भी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। एक और कॉलम मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊंगी साथ में, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का होगा। तो इस टेबल से हमारे पास तमाम क्वांटम नंबर्स जो अभी तक पढ़े हम लोगों ने, उनका रिलेशनशिप मालूम हो जाएगा। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब उस टाइम पे हमारे पास शेल कौन सा होगा, k शेल होता है, तो l की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। सब शेल वहां पर कौन सा होगा, s होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू भी उस टाइम पे क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि m जो है वो बराबर होता है l के वैल्यू के ही, सिर्फ प्लस माइनस के साथ होता है, ठीक है। तो 0 का कोई प्लस माइनस नहीं होता, लिहाजा 0 ही आ जाएगा। 0 जो होता है वो प्लस और माइनस नहीं रखता, ठीक है। अब हम लोग अगर जब n इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2, सेकेंड शेल की बात करते हैं, तो उस टाइम पे l शेल का नाम होगा और l उस टाइम पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना है कि l नंबर ऑफ सब शेल बता रहा होता है, तो इसमें फिर 0 दोबारा से आके फिर 1 होगा। मीन सेकेंड शेल जो होता है वो 2 सब शेल्स रखता है, ठीक। तो 0 मतलब s भी है उसमें, 1 मतलब p भी है उसमें, ठीक है। अब l इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास 0 है, l की वैल्यू क्या है, 0 और 1 है, तो उस टाइम पे m की वैल्यू -1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, +1 तक, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या है आ रही है हमारे पास, s की वैल्यू तो 0 ही होती है m के लिए, लेकिन p की वैल्यू कहां से शुरू होगी, हमारे पास 1 है l की वैल्यू, तो -1 से शुरू होगी, फिर 0 और फिर +1, यहां तक जाएगी, ठीक है। देखें कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज बता रहा है कि p जो है वो फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हुआ है। कौन से ऑर्बिटल्स होते थे हमारे पास ये, अब ये जो p की फर्दर डिवीजन है, ये होता था p x p y p z, ठीक है। p x यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग, p y से क्या मुराद है कि वो ऑर्बिटल्स जो y एक्सिस के अलॉन्ग है, और p z से क्या मुराद है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे p z। तो ये 3 इसके क्या हो जाते हैं, फर्दर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, थर्ड, जब शेल है तो शेल का नेम क्या होगा, m होगा। l की वैल्यू उस टाइम 3 होगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, दोबारा से 0 1 2, यानी कि m शेल में 3
सब शेल होते हैं 0 यानी कि S, 1 यानी कि P, 2 यानी कि D। ठीक, अब S का M वैल्यू 0 होती है, P की M वैल्यू क्या होती है हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 0 +1 -1, और D की वैल्यू अब कहां से कहां तक होगी, -2 से लेकर +2 तक। तो कितनी वैल्यूज बनेगी, बनाकर देखते हैं हम लोग, -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज बन रही हैं। इसका मतलब है डी जो सबशेल होता है वो 5 ऑर्बिटल्स में टूटता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये 5 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये इनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो ये 5 इनके नाम दिए जाते हैं ऑर्बिटल्स के, डी के ऑर्बिटल्स के, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इनकी शेप्स देख लें, डी एक्स वाई की शेप कैसी होती है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो डबल नंबर होते थे हमारे पास जो डी होता है, तो ये एक्सिस के दरमियान में बनेंगे। दूसरा डी वाई जेड है, अगर मैं इसको y मानती हूँ और इस एक्सिस को z मानती हूँ तो ये y और z के दरमियान इलेक्ट्रॉन ऐसे इस शेप में क्या कर रहे होंगे, इस ऑर्बिटल में रोटेट कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर नेक्स्ट जो डी जेड एक्स है, ये एक्सिस z है, इसको हम x कहते हैं, तो डबल नंबर के जो लूप्स हैं वो इन दोनों एक्सिस के दरमियान आएंगे। ये जो हमारे पास चौथा है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर क्या आएंगे, इसके लूप्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे होंगे अलोंग द एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के। और डी जेड स्क्वेयर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होगी वो दोनों दफा z के ऊपर होगी, है इसको तभी डी जेड स्क्वेयर बोला जाता है। तो ये 5 शेप्स जो होती हैं इन ऑर्बिटल्स की होती है। ठीक, लास्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा ऑर्बिटल और ऑर्बिट KLM-N, चौथे का नाम क्या होगा, N। तो L की, अब L कितने मौजूद होंगे, L का क्या नंबर होगा, अब 0 से स्टार्ट करके आपने क्या 3 तक जाना है, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज होंगी इसकी, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज बन गई। ठीक, तो 0 बराबर होता है किसके, S के, यानी कि इसमें S सब शेल भी है, इसमें P सब शेल भी है, इसमें D सब शेल भी है और इसमें F, 4 इसमें सब शेल चारों के चारों मौजूद है। अब S की वैल्यू वही 0 होगी, P की यही होगी, D की यही होगी, मैं दोबारा नहीं लिख रही, सिर्फ मैं F की वैल्यूज यहाँ पर निकाल लेती हूँ। F हमारे पास क्या है, F की L वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है, यानी कि -3 से लेकर +3 तक इसकी वैल्यूज होंगी। मैं लिख लेती हूँ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +3 तक। तो टोटल देखें कितनी वैल्यूज बन रही है, जितनी वैल्यूज बन रही है मतलब F जो है उतने ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पैदा कर रहा है, उतने ही ऑर्बिटल्स पैदा कर रहा है। तो 7 वैल्यूज बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है 7 ऑर्बिटल्स F जो है वो जनरेट कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
और इसकी शेप्स क्या होती हैं? इसकी शेप्स कॉम्प्लेक्स शेप होती है जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई, और हर ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल इसके अंदर कितने, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं कि एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें मैं ये जो सब शेल्स हैं इसके पीछे शेल भी लिख देती हूँ। ये पहले शेल का सब शेल है तो 1 आ जाएगा, ये दूसरे शेल का के दो सब शेल हैं तो इसमें 2 और 2 आ जाएगा, ये तीसरे शेल के 3 सब शेल हैं तो इसमें 3 आ जाएगा, और ये चौथे शेल के सब शेल हैं तो इसमें 4p और 4d और 4f इस तरह से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज वेरीफाई कर दूं कि देखें हम लोग यहाँ पर सब शेल्स के अंदर, हर शेल के अंदर जितने सब शेल हैं उसमें मौजूद सब शेल के हर सब शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करें तो वो किसके इक्वल आएंगे, जितने के हम लोगों ने शेल में काउंट किए थे, वेरीफाई हो जाएगा। देखें एस में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि n जब 1 होता है, n जब 1 होता है तो 2n2 के फार्मूले के मुताबिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, 2, यहाँ पर 1 पुट किया तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखें यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है सब शेल्स में देखें तो, और इस फार्मूले ये जो हमारे पास शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला है उसमें भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से मैं अगर इसको देखूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, पी में आते हैं, तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब हम लोग जरा सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल के देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड शेल के अगर निकालने हैं तो यहाँ पर मैं 2 पुट करूंगी तो मेरे पास टोटल 2 टू द 4, 4 टू द 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये भी 6 + 2 8 बन रहा है, और इस फार्मूले के तहत जब हम शेल में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो भी 8 बन रहा है। ठीक है नेक्स्ट हम लोग 3 में देख लेते हैं। 3 में हमारे पास ये 3 सब शेल आ रहे हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 6 16 और 2 18। अब मैं जरा थर्ड शेल इस फार्मूले के तहत निकाल के देखूं तीसरे शेल में, तो हमारे पास 3 3 9 9 2 18 आ गई, यहाँ पर भी 18 आ रहे हैं। इस तरह से अलग अलग जब मैं सब शेल को देख रही हूँ और जब शेल के एक साथ से निकाले जा रहे हैं तब भी 18 आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं चौथे शेल के सब शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डालूं तो इधर 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में 14 आएंगे। ठीक है तो हमारे पास सबको मिलाए तो 32 बनते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से निकालूं, ठीक है, n की जगह 4 पुट कर दूं चौथा शेल तो 16:2 32 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये वैल्यूज भी हमारी करेक्ट है, यानी कि ये जो कैलकुलेशन हमने की है, जो रिलेशनशिप निकाला है वो करेक्ट। जी लास्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर असल में किस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जब हम लोग एटम को एक्साइट करते हैं, एक्साइट करने के बाद जब उसका स्पेक्ट्रल लाइंस ली जाती हैं तो हाई रेजोल्यूशन पावर में हम लोगों को दो दो यानी कि डुप्लेट की शक्ल में इंतहाई फाइन लाइंस नजर आती हैं। ये वो वाली फाइन लाइंस नहीं है जो हम लोगों को जीमैन या स्टार्क इफेक्ट में यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को जो के जरिए जो एक्सप्लेन की गई थी उन लाइंस के बारे में बात नहीं है, बल्कि ये अलग से दो दो पेयर की शक्ल में हम लोगों को लाइंस नजर आती हैं। इन लाइंस को एक्सप्लेन करता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये डुप्लेट लाइंस असल में स्पिन क्वांटम नंबर को बता रही हैं। होता ये है स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज को एक्सप्लेन करता है, डुप्लेट लाइंस appear in spectrum is explained by spin quantum number. अच्छा स्पिन क्वांटम नंबर
It is denoted by स्मॉल s से इसको लिखते हैं एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। ये होती है स्टूडेंट्स। हो रहा ये होता है कि हम लोगों ने पीछे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंडर जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन हर ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन्स देखें जब एक ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं तो असल में तो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं वहां पर। इसका मतलब है देयर इज समथिंग जो उनको वहां पर बाइंड करके रखता है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो गई है, बजाय इसके रिपल्शन के उनमें अट्रैक्शन पैदा हो गई है। वो अट्रैक्शन असल में स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से पैदा होती है, स्पिन की वजह से पैदा होती है। होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने गिर्द स्पिन भी कर रहे होते हैं। स्पिन क्या होता है, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो स्पिन कर रही है, ठीक है। और रिवॉल्व क्या होता है हमारे पास, जब वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो रिवॉल्व कर रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव हाफ वैल्यू रखता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वही उस ऑर्बिटल में आएगा जो कि कैसे रिवॉल्व कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव हाफ। तभी ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिलके एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। हम लोगों को पता है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है तो वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कैंसिल हो जाता है और ये एक दूसरे को रिपेल करने नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स फिर एक दूसरे को रिपेल नहीं करते बल्कि आराम से एक ही ऑर्बिटल के अंदर रिसाइड करते हैं। और असल में इन्हीं ऑपोजिट स्पिन की वजह से एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स भी बना रहे हैं और ऑपोजिट स्पिन की वजह से ही क्या हो रहा है कि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, उसमें किसी किस्म का चार्ज नहीं मौजूद होता। तो ये हमारे पास असल में एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को, उनकी मूवमेंट को, उसकी स्पिनिंग को एक्सप्लेन कर रहा था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है न्यूक्लियस के गिर्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई थी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.